दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे SK नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 11। अब तुम इतने हॉट हो तो यही होगा ना। दक्ष की बात सुनकर शनाया की आंखों के सामने पास्ट की सारी यादें आ गई। वो सब लंदन में कितने खुश रहा करते थे। ऐसा लगता था जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। पर जिस दिन उसकी शादी थी, उसी दिन आर्यन की डेथ हो गई। नील सिंह खुराना ने उसे बेरहमी से मार डाला। इवन उसकी डेड बॉडी भी किसी को नहीं मिली। शनाया की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वो अपने आंसू पोंछते हुए वहां से निकल गई। वो अगर कुछ देर और वहां रहती तो अपने इमोशन रोक नहीं पाती। उसे अभी इमोशनल नहीं होना था। उसे अभी खुद के इमोशन काबू करके अपने मकसद को अंजाम देना था। उसे नील सिंह खुराना को बर्बाद करना था। शनाया अपने घर आकर लिविंग रूम में सोफे पे बैठ गई। उसकी मॉम और बहन दोनों वहीं थी। शनाया अपनी मॉम को देखकर बोली, अंडरस्को ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे? क्या आप खुश नहीं कि अब मैं पहले की तरह कोमा और बेड पे नहीं हूं? मीन्स आपके सामने बैठी हूं, काफी अच्छी हूं। मिसेस रायचंद को अच्छे से पता था कि ये बस खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रही है, पर अंदर से वो कितने दर्द में है, ये तो बस वही समझ सकती थी। आखिर वो मां थी, उसकी हर हालत अच्छे से समझती थी। मिसेस रायचंद ने कहा, अंडरस्को शनाया बेटा, ये जो कर रही है ना तू, ये बहुत ही खतरनाक काम है। बहुत रिस्क है इसमें, प्लीज सब कुछ भूल जा। चलो हम सब वापस लंदन चलते हैं। वहां हमारा घर है, हमारे लोग हैं, और वहां तुम्हारे और आर्यन की खूबसूरत यादें भी तो हैं। आखिर तुम दोनों ने काफी अच्छा टाइम वहां गुजारा था। ये यादें तुम्हारी सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ आने पर तुमने सिर्फ दर्द ही देखा है। लेट्स गो बेटा, हम वापस चलते हैं। निशा ने भी अपनी मॉम की बातों पे अग्री करते हुए कहा, अंडरस्को यस, शनाया मॉम इज राइट, वी शुड गो बैक फ्रॉम हियर। शनाया कुछ सोचते हुए बोली, अंडरस्को यस, यू आर राइट, यहाँ से वापस जाना चाहिए। क्योंकि इस जगह ने मुझसे मेरे जीने की वजह छीन ली। पर मैं नहीं जाऊंगी। आप दोनों जा रहे हैं, मैं अपना मकसद पूरा करके पहली फ्लाइट से लंदन वापस आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस दैट। इससे पहले कि मिसेस रायचंद कुछ बोलती, शनाया ने कहा, अंडरस्को इनफैक्ट मैंने आप दोनों की टिकट करवा दी है। आपकी सुबह फ्लाइट है, सो पैकिंग कर लीजिए। मिसेस रायचंद ने कहा, अंडरस्को हम कहीं नहीं जा रहे तुम्हारे बगैर, ऐसे कैसे तुम्हें अकेला इंडिया में छोड़ दे, वो भी इतने रिस्क के साथ, नेवर एवर। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, सुना तुमने, जब तक तुम हमारे साथ नहीं जाती। वैसे भी हम यहाँ बस कुछ दिनों के लिए ही तो आए थे, तो वापस जाने में तुम्हें क्या इश्यू है? आई टोल्ड योर मॉम, मैं अपना मकसद पूरा किए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। बट आई प्रॉमिस, मैं अपना मकसद पूरा होते ही आ जाऊंगी। ओके देन, मैं भी नहीं जाऊंगी। एंड दैट्स माई अल्टीमेट डिसीजन, मिसेस रायचंद ने कहा तो। शनाया अपने एक हाथ की अंगुलियों को अपने बालों में घुमाने लगती है। शनाया ऐसा तब करती थी जब उसे काफी गुस्सा या स्ट्रेस होता था, और वो उसे कम करने के लिए ऐसा करती थी। इधर नील के केबिन में ऋतिक उसको देखकर बोला, अंडरस्को तुझे देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी शादी होने वाली है, वो भी कुछ दिनों में? इस पर नील ने बिना ऋतिक को देखे ही बोला, अंडरस्को ये तो अच्छी बात है ना। मैं चाहता ही नहीं ऐसा, वैसे भी ये शादी नहीं, एक दिखावा होगा, क्योंकि मुझे शादी और लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं। ओह नील, फॉर गॉड सके, तुम कब तक एक औरत की वजह से दुनिया की सारी लड़कियों को गलत समझते रहोगे? पर देख लेना, कोई तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसी आएगी जो तुम्हें और तुम्हारे नजरिया को बदल रख देगी, और ऐसा बहुत जल्द होगा। फिर मैं देखूंगा कि तुम क्या कहते हो लड़की और शादी के बारे में। नील ने कहा, अंडरस्को दैट्स इम्पॉसिबल। नील अपना काम पूरा कर चुका था, उसे अब घर के लिए निकलना था। वो अपनी चेयर से उठकर ऋतिक से कहा, अंडरस्को तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ मीटिंग कैसी रही? क्या गिफ्ट दिया तुमने उसे? नील की बात सुनकर ऋतिक की आंखें बड़ी हो गई। उसने मन में बोला, अंडरस्को इसे कैसे पता कि मैंने उसे कोई गिफ्ट दिया है? क्या ये मेरी जासूसी करवा रहा है? ऋतिक ने आगे कुछ नहीं कहा। नील अपनी चेयर से उठा, और रूपाली जो वही खड़ी थी, वो नील को पीछे से ब्लेजर पहनाने लगी। नील ऋतिक के साथ वहां से निकल गया।
गाड़ी में ऋतिक ने कहा अंडस को शनाया के बारे में कुछ पता चला। इस पर नील ने कहा अंडस को वो कत्थई आंखों वाली लड़की काफी तेज लगती है। उसे पता था कि हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। उसने अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाइड करवा दिए हैं। फिर नील ने उसे बताया कि कुछ घंटे पहले एक लड़की की कॉल आई जोसेफ के नंबर पर और वो ये कह रही थी कि कैसा लगा मेरा फर्स्ट अटैक, एक बार तो बच गए। पर हर बार ऐसा नहीं होगा। हर बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। मैं जरूर तुम्हें बर्बाद करूंगी। ऋतिक ने हैरानी से भरे एक्सप्रेशन के साथ कहा अंडस को वॉट किस लड़की ने धमकी दी? और कहां से? पता नहीं, मेरे आदमी काफी समय से उसके बारे में पता कर रहे हैं। पर उसकी लोकेशन हाइड है। ये जो कोई भी है उसके पास टेक्नोलॉजी की काफी नॉलेज है। पर उसे नहीं पता कि नील सिंह खुराना से टकराने का क्या अंजाम होता है। ऋतिक ने कहा अंडस को क्या बात है? लगता है उस लड़की में डर नाम की कोई चीज नहीं है। तभी वो एक माफिया से पंगा ले रही है। पर मुझे नहीं लगता कि ये शनाया रायचंद होगी, क्योंकि तुमने उसे इतना मेंटली टॉर्चर किया कि वो उस सदमे से अब तक निकल नहीं पाई होगी। वो दोबारा धमकी देने की गलती नहीं कर सकती। हो सकता है कि ये दूसरी लड़की हो। वैसे भी तुम इतने हॉट हो, काफी ज्यादा हैंडसम हो, तुम्हें कोई लड़की हासिल ना कर सकी हो तो जेलसी में तुम्हें बर्बाद करने का सोचा, ताकि अगर वो मेरा ना हो सका तो किसी का ना हो सके। इट्स पॉसिबल इजंट इट? नील ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। खुराना मेंशन आ चुका था। बॉडीगार्ड के कार का डोर खोलते ही नील अंदर की तरफ जाने लगा। नील मन में यही सोच रहा था कि लाइफ में पहली बार वो कंफ्यूज है और कुछ पता नहीं चला पा रहा है, वरना अब तक वो उसे धमकी देने वाले को पकड़कर उसको ऊपर पहुंचा चुका होता। नील शॉवल लेकर बाथरूम से बाहर आया और डिनर के लिए नीचे आ जाता है। मोस्टली वो अपना मील अपने रूम में ही लिया करता था, क्योंकि उसे सबके साथ खाना पसंद नहीं था। पर आज दादी ने उसकी शादी के लिए हाँ कहने की खुशी में सारा कुछ नील की पसंद का बनवाया था और उसे खासतौर से डिनर सबके साथ करने को कहा था। नील दादी के काफी इंसिस्ट करने पर सबके साथ डिनर करने को तैयार हुआ था। नील के डाइनिंग टेबल पर आते ही सब खामोश हो गए। नील माही के पास वाली चार पर बैठ गया। ये देखकर माही भी हैरान थी। वैसे तो माही अपने भाई से काफी फ्रैंक थी, पर नील जब गुस्सा होता था तब वो उसके सामने बिल्कुल नहीं आती थी, क्योंकि नील गुस्से में राक्षस बन जाता था। नील माही के हैरान नजरों को देखकर बोला अंडस को क्या हुआ, क्या तुमने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा है? माही ने जवाब दिया अंडस को नो भाई, इट्स नथिंग लाइक दैट, बट आई एम एक्सट्रीमली शॉक्ड। आप हमारे साथ डिनर करने वाले हैं, ये तो शॉकिंग है ना। नील की एक आदत थी, वो अपना खास काम खुद ही करना पसंद करता था। जैसे ही सर्वेंट उसे सर्व करने लगी, वो अपना एक हाथ ऊपर करके उसको इशारे से मना कर दिया और खुद ही सर्व किया। वो पहला बाइट माही को खिलाया। नील की मॉम के मौत के बाद से नील ने ही माही का पूरा ख्याल रखा था और उसकी जरूरतों को पूरा किया था। जो काम उसके डैड का था, वो सारी जिम्मेदारी नील ने पूरी की थी, क्योंकि उसके डैड अपनी गर्लफ्रेंड से इश्क लड़ाने में बिजी थे। माही ने कहा अंडस को भाई, दादी ने आपकी पसंद की सारी डिशेज बनवाई है और आप मुझे खिला रहे हैं। पता है ये आपकी शादी की खुशी में है। नील माही के बाल को थोड़ा बिगाड़ते हुए कोल्ड वॉइस में कहा अंडस को मैं खाऊं या तुम, बात तो एक ही है। भाई आप हमेशा ही मेरे बालों को बिगाड़ देते हैं। आपको पाया है मैंने कल ही स्पा करवाया था, वो भी मुंबई के सबसे बड़े हेयर स्टाइलिस्ट से। नील ने इस पर कुछ नहीं कहा। नील काफी कम ही बोलता था और जो भी थोड़ा बहुत बोलता था सिर्फ अपनी बहन और दादी के पास, उसके अलावा किसी से उसे कोई मतलब नहीं था। माही ने आगे कहा अंडस को भाई, क्या आपको पता है रिदान भाई कल शाम की फ्लाइट से इंडिया आ रहे हैं? अब बहुत मजा आएगा। नील ने बस हाँ में सर हिला दिया। इस पर माही ने कहा अंडस को आपको भी पता था पर आपने भी मुझे नहीं बताया। दैट्स नॉट फेयर। रिदान नील और माही का सगा भाई था, जो नील से 2 साल छोटा था पर माही से बड़ा था। रिदान एक फेमस पॉप स्टार था जिसके करोड़ों फैंस थे, जो दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं दिखता था। वो काफी ज्यादा डैशिंग था। उसने अपनी फिगर काफी अच्छे से मेंटेन कर रखी थी। असल में वो पिछले 1 महीने से अमेरिका में था और अपना लास्ट कॉन्सर्ट लॉस एंजलिस में कंप्लीट करके कल इंडिया वापस आने वाला था। इससे पहले कि माही नील से कुछ बोलती, नील का फोन रिंग करने लगा। नील ने स्क्रीन पर फ्लैश होता नाम देखकर तुरंत फोन लेकर वहां से चला गया। ये देखकर दादी ने कहा अंडस को ये लड़का हमेशा बस काम ही करता रहता है, कभी हमारे साथ आराम से बैठकर डिनर नहीं किया। क्या करूं मैं इस लड़के का?
अब मैं देखती हूँ शादी के बाद कैसे नहीं बदलता ये नेहा बदलेगी इसे। काफी सुलझी हुई लड़की है वो। इस पर माही ने कहा अंडरस्कोर आई डोंट थिंक सो दैट भाई बदलने वाले हैं। वो किसी के लिए नहीं बदल सकते, भाई को जो अच्छा लगता है वो करते हैं। मंदाकिनी मेहता जो फॉक से सैलड खा रही थी, उसने भी माही की बातों से अग्री करते हुए बोला अंडरस्कोर हाँ मम्मी जी माही बिल्कुल सही कह रही है। नील हमेशा से ही ऐसा ही है। देखती नहीं है आप, वो अपने डैड से कई सालों से बात नहीं करता और हमेशा उल्टा जवाब देता है। इस पर दादी ने मंदाकिनी को घूरते हुए कहा अंडरस्कोर तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। रंजन यही डिजर्व करता है जो इसने हमारी बहू सुनिधि के साथ किया। उसके बाद तुम्हें लगता है कि कभी नील इसे अपना बाप समझेगा? कभी नहीं, और इसकी वजह तुम हो। रंजन सिंह खुराना जो अपना डिनर कर रहे थे, वो बोले अंडरस्कोर ये क्या मम्मी, आप अपने बेटे को ही ब्लेम कर रही है। आप जानती हैं कि मैं नील से कितना प्यार करता हूँ। दादी कुछ बोलने हो वाली थी कि तभी बीच में माही ने कहा ओ रियली मिस्टर खुराना, आप नील भाई से प्यार करते हैं वैसे ही जैसे एक बाप अपने बेटे से करता है, या उसके पैसों से प्यार करते हैं। मेरी एक बात सुन लीजिए, भाई आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे इस चुड़ैल के साथ मजे करने के लिए, कभी नहीं। माही अंडरस्कोर रंजन सिंह खुराना ने काफी सख्त आवाज में कहा कि उसकी आवाज सुनकर माही एकदम से डर गई। माही ने डिनर फिनिश कर लिया था। वो चेयर से उठकर बोली अंडरस्कोर चिल्लाए मत मिस्टर खुराना, क्योंकि चिल्लाना मुझे भी आता है। और अगर नील भाई को पता चल गया ना कि आपने मुझ पर चिल्लाया है, तो आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर माही वहां से गुस्से में अपने रूम में चली गई। दादी का भी मूड खराब हो गया था, इसलिए वो भी अपने रूम में चली गई। इधर शनाया पूरी तरह तैयार थी नील के खुफिया फार्म हाउस पर अटैक करने के लिए। विराट भी उसके साथ जाने वाला था। शनाया से तो एक पल भी काटा नहीं जा रहा था। वो सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे पता था कि हो सकता है कि इन सब में उसकी जान चली जाए, पर वो आर्यन के लिए ये भी करने को तैयार थी, क्योंकि आर्यन के बिना तो वो जीना ही नहीं चाहती थी। और अगर उसके कातिलों से बदला लेते हुए उसकी जान भी खत्म हो जाती है तो क्या गम है। एपिसोड 12 नील के फार्म हाउस पर अटैक। नेक्स्ट डे शनाया दक्ष के घर पर थी। विराट भी वही मौजूद था। दक्ष लिविंग रूम में प्रोजेक्टर स्क्रीन पर शनाया और विराट को नील के उस खुफिया फार्म हाउस और उससे जुड़ी बातें बता रहा था। शनाया और विराट उसकी बातों को अच्छी तरह समझ रहे थे, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन जाननी बहुत जरूरी थी। दक्ष ने स्क्रीन पर कुछ आदमियों की फोटो दिखाते हुए शनाया से कहा अंडरस्कोर ये 6 आदमी नील के सबसे खास है, जिनमें से ये 3 उस फार्म हाउस को संभालते हैं। नील का काफी भरोसेमंद आदमी है वो सब। तुम दोनों को खास ख्याल रखना होगा। शनाया उस 6 में से 3 को जो उस फार्म हाउस पर उससे मिलने वाले थे, उसको गौर से देख रही थी और काफी कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। देखो उस फार्म हाउस के चारों तरफ पानी ही पानी है, और उस पानी के बीच में वो फार्म हाउस है। तुम दोनों को काफी अलर्ट रहना होगा। लाखों की संख्या में बॉडीगार्ड है वहां। नील सिंह खुराना ने जानबूझकर ऐसी जगह फॉर्म बनवाई जहां इजीली कोई पहुंच न सके, और पहुंच भी गया तो मारा जाए। आगे दक्ष ने कहा अंडरस्कोर ये तुमने बिल्कुल ठीक किया शनाया कि उसके खास आदमी सुरजा का फोन हैक कर लिया, वरना वहां तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता। शनाया ने कहा अंडरस्कोर हम इस हथियार को वक्त आने पर यूज करूंगी, और ये वक्त जल्द आएगा। खैर मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अपने 20 लोग तैयार किए हैं जो मेरी तरह ही कुंग फू एक्सपर्ट है। वो हमारे साथ उस फार्म हाउस पर कहर मचाने को बेसब्र है। I am impressed, I must say Shanaya Raichandra, you are so episode a intelligent girl. It is called beauty with brain. दक्ष ने कहा अंडरस्कोर तुम सब मुझसे कनेक्ट रहोगे, और मैं तुम्हें टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहूंगा। क्या पता इत्तेफाक से नील भी आज अपने उस फार्म हाउस का दौरा करे, इसलिए मैं आज नील के ऑफिस जाऊंगा और उसके बाद तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। दक्ष शनाया विराट और बाकियों से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट रहने वाले था। दक्ष ने कहा अंडरस्कोर शनाया तुम्हें और विराट को अपना चेहरा पूरी तरह कवर करना होगा, वरना आगे मुश्किल हो सकती है, और अगर नील ने देख लिया तो हम आगे कुछ कर भी नहीं कर सकते। शनाया ने कहा अंडरस्कोर मैंने सब पहले ही सोच लिया है। मैं अपने रियल बाल छुपाने के लिए ये विग पहनने वाली हूँ। शनाया इतना बड़ा मुश्किल काम को अंजाम देने जा रही थी, पर उसमें डर जरा भी नहीं दिख रहा था। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और जुनूनी लग रही थी। उसके अंदर इश्क की आग जल रही थी। इस जोश में तो वो कुछ भी कर सकती थी। ये आग थी इश्क की, जो अपने इश्क की खातिर उसके कातिल को बर्बाद करने को अकेले तैयार थी। करीब 2 घंटे बाद शनाया मिरर के सामने बिल्कुल तैयार खड़ी थी।
काफी सीरियस एक्सप्रेशन थे उसके। वो खुद को आईने में देखकर बोली, आर्यन, मैं तुम्हारे कातिल को बर्बाद करने के पहले कदम पर निकल चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। मैं अपने मकसद में कामयाब होंगी कि नहीं, पर मैं नाउम्मीद नहीं हो सकती, क्योंकि मॉम कहती है कि नाउम्मीदी सबसे बड़ा गुनाह है। आई होप सब बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा है। हम उस फार्म हाउस से नील सिंह खुराना के खिलाफ उसके सारे इलीगल बिजनेस और गुंडागर्दी का सबूत ले आऊं। फिर उसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। शनाया ने कार्गो जीन्स और टॉप पहना हुआ था और ऊपर से ब्लैक कलर का नी लेंथ कोट कैरी किया हुआ था। फेस को मास्क से पूरा कवर किया हुआ था और येलो कलर का विग लगाया हुआ था और आंखों में नीला आई लेंसेज लगाया हुआ था ताकि उसकी कत्थई आंखें किसी को ना दिखे और ना ही कोई उसे पहचान सके। शनाया ने अपनी कमर में 3 पिस्टल फिक्स कर लिए जो बुलेट से भरी हुई थी। शनाया को पिस्टल चलाने का काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था जो उसके डैड ने सिखाई थी। वो खुद से बोली, इट सीम्स आज कुंग फू बढ़िया यूज होने वाला है। चल शनाया, रेडी हो जा। इतना कहकर शनाया रूम से बाहर निकली। दक्ष और विराट उसका बाहर हॉल में वेट कर रहे थे, जो उसको देखकर काफी हैरान थे। दक्ष ने कहा, ओह, ये कौन लड़की है? शनाया के बाल और आंखों का बदला हुआ कलर देखकर दक्ष और विराट एक पल को उसे पहचान ही नहीं पाए। इस पर शनाया ने कहा, कीप योर माउथ शट विराट एंड लेट्स गो। वी आर गेटिंग लेट, शैल वी गो? यस ऑफ कोर्स, लेट्स गो, विराट ने कहा। फिर दोनों वहां से निकल गए। असल में शनाया ने नील के खास आदमी सुरजा और ललन दोनों का फोन हैक कर लिया था और उसी के जरिए उस फार्म हाउस तक पहुंचने वाली थी। असल में शनाया के पास एक बहुत ही कमाल का टेक्नोलॉजी पावर था, जिससे वो किसी का फोन हैक करके उसे अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकती थी। कुछ ही घंटों में शनाया और उसके सारे आदमी जिसको उसने तैयार किया था, वो सब लगभग उस फार्म हाउस तक पहुंचने ही वाले थे। फार्म हाउस से कुछ दूर पर शनाया ने सामने देखा तो सूरजा बॉडीगार्ड के साथ बोट पर था। शनाया ने विराट से कहा, तैयार हो जाओ विराट, इट्स पॉसिबल हमें यहाँ मेहनत करनी पड़े और शूट भी करना पड़े। इस पर विराट ने कहा, हम लोग अपने बोट के जरिए यहाँ तक पहुंच तो गए हैं, पर उससे आगे ये सारा इलाका नील का सुरजा हमें इससे आगे नहीं आने देगा और वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा कि अचानक ललन नील के ऑर्डर पर उसके लिए 22 बॉडीगार्ड हायर करके भेजे हैं और जिसमें एक फीमेल भी है। तुमने ललन का फोन हैक किया है और माना कि सुरजा जब उससे कॉल करके पूछे तो उसे वो जवाब मिले जो हम चाहते हैं, क्योंकि उसका फोन हमने हैक किया है तो वो हमारे कंट्रोल में है। जो हम बोलेंगे सुरजा वही सुनेगा, पर वो इस बात पर क्या शक नहीं करेगा कि अचानक नील ने 22 और बॉडीगार्ड क्यों हायर किए और उसे इस बारे में कोई पता नहीं है और हम उसको कितना भी कन्विंस कर ले, वो बिना नील से पूछे कभी नहीं मानेगा। ओके कूल, जब तक वो नील से इस बात को कंफर्म करेगा हम उस पर अटैक कर देंगे। कुछ देर बाद शनाया और सुरजा आमने सामने थे और उसने जैसा प्लान किया था वैसा ही सब कर रही थी। उसकी बात सुनकर सुरजा ने कहा, मैं बॉस का खास आदमी हूँ, वो कई सालों से, पर उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो कुछ नए बॉडीगार्ड भेजे हैं। इससे पहले कि शनाया कुछ बहाने बनाती, सुरजा कुछ सोचते हुए कहा, हो सकता है कि बॉस मीटिंग्स में बिजी हो और उन्होंने सारी जिम्मेदारी ललन को दी होगी। ये सुनकर शनाया को बहुत रिलीफ हुआ। शनाया ने जैसे ही मूव किया, सुरजा ने वापस से कहा, एक मिनट, मैं बॉस को अभी कॉल करता हूँ। ये सुनकर शनाया की आंखें बड़ी हो गई। वो अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए मन में बोली, ओह गॉड, अगर इसने नील को कॉल कर दिया तो इसे सब पता चल जाएगा और हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मैं यहाँ तक आकार हार नहीं मान सकती। शनाया गहरी सांस लेते हुए विराट और अपने आदमियों को आंखों से कोई इशारे करती है और वो सब सुरजा और उसके बॉडीगार्ड पे अटैक करने लगे। पहले दोनों के बीच गोलीबारी हुई, फिर शनाया के बोट के लोग सुरजा की बोट पर जाने लगे। शनाया के सारे आदमी कुंग फू एक्सपर्ट थे, बिल्कुल शनाया की तरह। वो सब अपनी बोट से उसकी बोट में छलांग लगाकर पहुंचते जा रहे थे। उन्हें समुद्र के पानी में होकर उस बोट में जाने की जरूरत नहीं थी। शनाया अपनी हाथों में लिया हुआ बॉल फेंककर सुरजा को मारा, जिससे उसके हाथ से उसका फोन गिर गया, जिससे वो नील को कॉल कर रहा था। इससे पहले कि सुरजा कुछ कर पाता, शनाया लॉन्ग जंप मारते हुए सुरजा के पास पहुंची और उसको एक पंच मारते हुए जमीन पर गिरा दी और उसके हाथों को अपने बूट से कुचलते हुए बोली, वैसे तो मैं काफी शरीफ लड़की हूं, किसी इनोसेंट को कुछ नहीं करती, बट सिंस यू आर अ क्रिमिनल दैट्स व्हाई आई हैव टू किल यू।
शनाया सिगरेट का धुआं मुंह से छोड़ते हुए बोली, अंडरस्को तुम्हारे माफिया बॉस को एक दिन में ही खत्म करूंगी। पर अफसोस कि वो देखने के लिए तुम जिंदा नहीं होगे। अभी शनाया दिखने में एक माफिया क्वीन से कम नहीं लग रही थी। उसका पूरा गेटअप कमाल का था और उसका यूं मारपीट के बीच सिगरेट पीना बिल्कुल उसे किलर लुक दे रहा था। शनाया विराट और उसके आदमी सुरजा के सारे आदमी को बेहोश कर चुके थे और उसे एक रूम में बंद करके उस बोट को लेकर फार्म हाउस पहुंच गए थे। शनाया ने बाहर से देखा तो उस फार्म हाउस के सामने और में एंट्रांस पर काफी सारे बॉडीगार्ड थे, जिससे सामना करना काफी मुश्किल था। शनाया ने कहा, अंडरस्कोर डोंट यू वरी गाइस, आई हैव एन आइडिया। शनाया कुछ सोच रही थी। शनाया के ऑर्डर पर उसके एक आदमी ने छिपकर फार्म हाउस के बाहर एक छोटा सा बम ब्लास्ट किया, जिसका टाइमर उसने कुछ सेकंड ही सेट किया था। बाहर बम के धमाके से एंट्रांस के कुछ बॉडीगार्ड उस तरफ दौड़े। उसी बीच शनाया और उसके साथी सब कुछ बॉडीगार्ड को अपनी कुंग फू का स्किल्स दिखाते हुए अंदर घुस गए और कुछ बॉडीगार्ड उन सब के पीछे भागे ताकि उसे पकड़ ले और अपने बॉस के हवाले करे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि कोई दुश्मन बुरी नीयत से अंदर घुस आए हैं। अब तक शनाया के सारे आदमी उस पूरे फार्म हाउस में फैल चुके थे। शनाया और विराट अपने हाथ में पिस्टल लेकर अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शनाया का फोकस नील के उस सीक्रेट रूम में पहुंचने पर था, पर वो फार्म हाउस काफी बड़ा था। इतना आसान नहीं था वो सीक्रेट रूम ढूंढना। शनाया ने विराट से कहा, अंडरस्को ये तो फार्म हाउस कम और भूल भुलैया ज्यादा लग रहा है, और कितना डरावना है ये। तभी नील के बॉडीगार्ड ने शनाया की बातें सुन ली कि वो बॉस के सीक्रेट रूम में पहुंचना चाहती है। उसे ये समझने में जरा देर नहीं लगा कि ये कोई दुश्मन है, और एक लड़की की आवाज सुनकर वो और भी समझ गया। उस बॉडीगार्ड ने अलार्म चालू कर दिया ताकि फार्म हाउस में मौजूद सभी बॉडीगार्ड को पता चल जाए कि कोई अंदर घुस आया है। दूसरी तरफ नील ने अपने सामने खड़े जोसेफ को देखकर बोला, अंडरस्को आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मुझे 15 मिनट बाद फार्म हाउस के लिए निकलना है। ओके बॉस बोलकर जोसेफ केबिन से बाहर निकल गया। एपिसोड 13 शनाया नील के निशाने पर। नील अपने केबिन में विंडो के पास खड़ा था। उसके हाथ में वाइन की ग्लास थी, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। पता नहीं वो क्या सोच रहा था, ये तो बस वही जानता था। तभी उसके केबिन में नॉक करके रूपाली आई और उसने नील को साइड से देखा। उसका मन कर रहा था कि वो यूं ही उसको देखती रही। रूपाली ने मन में कहा, अंडरस्को नील सर तो आज कितने हॉट और फिट लग रहे हैं, काश मैं उन्हें एक वार्म हग कर पाती। रूपाली अपने ख्यालों से बाहर आकर बोली, अंडरस्को सर वो दक्ष आपसे मिलने आया है। सिक्योरिटी ने उसे अंदर घुसने ही नहीं दिया, बट वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है, बोल रहा है कि जरूरी काम है। दक्ष का नाम सुनकर नील ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, अंडरस्को लगता है उसे भी आर्यन ले पास जाने का मन कर रहा है, भेजो उसे अंदर, आज इसका ये शौक भी पूरा कर दूं। नील अपनी कमर से एक पिस्टल निकालकर डेस्क पर रख दिया। नील के खतरनाक इरादे देखकर रूपाली ने मन में कहा, अंडरस्को लगता है आज नील सर का पहला शिकार दक्षी बनने वाला है। अब उसको मरने का शौक है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। कुछ ही देर बाद दक्ष नील के सामने बैठा था। आज वो काफी समय बाद नील को सामने से देख रहा था। दक्ष ने मन में कहा, अंडरस्को ओह गॉड, अब रिस्क लेकर यहां तक पहुंच गया हूं तो इसे रीजन भी तो देना होगा, अदरवाइज ये मुझे यहीं खत्म कर देगा। नील की खतरनाक नजरों को देखकर दक्ष ने जल्दी से कहा, अंडरस्को वो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे नील की डेड बॉडी दे दो ताकि हम उसका अंतिम संस्कार कर पाए। उसके डैड ने मुझे इसी वजह से तुम्हारे पास भेजा है, वरना मैं नहीं आता। इस पर नील ने कहा, अंडरस्को ओ रियली, तो फिर तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं थी, उसके डैड को भेजो। दक्ष ने मन में कहा, अंडरस्को थैंक गॉड नील ऑफिस में है, उसकी गैरमौजूदगी में शनाया अपने मकसद को अंजाम दे पाएगी। दक्ष यही सोच रहा था तभी जोसेफ केबिन में आकर बोला, अंडरस्को सर फार्म हाउस के लिए आपकी गाड़ी रेडी है। ये सुनकर दक्ष की आंखें बड़ी हो गई। वो मन में बोला, अंडरस्को ये क्या हो रहा है, नील कौन से फार्म हाउस जा रहा है, कहीं ये समुद्र के बीच वाले फार्म हाउस तो नहीं जा रहा है। दक्ष काफी घबरा गया था। उसने कहा, अंडरस्को मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शनाया को बताना होगा, लेकिन वो तो फार्म हाउस पहुंच चुकी है। दक्ष ने कंफर्म करने के लिए कहा, अंडरस्को किस फॉर्म पे जा रहे हो। दक्ष की ये बात सुनकर नील ने कुछ इशारा किया। तभी रूपाली और जोसेफ दक्ष के दोनों तरफ कानों में गन पॉइंट कर दिए। नील ने कहा, अंडरस्को पर्सनल सवाल पूछने के जुर्म में मैं तुम्हें यही खत्म कर सकता हूं, लेकिन नील सिंह खुराना चींटियों का शिकार नहीं करता, बल्कि अपने आसपास सर उठाने वाले शेर का शिकार करना पसंद करता है, जो मुझे टक्कर देने की हिम्मत कर सके।
इतना कहकर नील अपना फोन और ब्लेजर लेकर वहां से निकल गया और जोसेफ को ऑर्डर दिया, इस आदमी को मेरे केबिन से बाहर फेंको। दक्ष को काफी इंसल्टिंग फील हुआ। नील के वहां से जाने के बाद दक्ष भी जल्दी से वहां निकल गया। उसे जल्दी से शनाया को इन्फॉर्म करना था कि वो नील के फार्म हाउस पहुंचने से पहले ही वहां से निकल जाए, वरना आज कयामत आ जाएगी। पर कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से दक्ष शनाया से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। इधर नील के फार्म हाउस पर कोहराम मचा हुआ था। शनाया के 20 आदमी उन लाखों को पूरी तरह कंफ्यूज कर चुके थे। शनाया ने अपने आदमियों को ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनने का ऑर्डर दिया था ताकि वो फार्म हाउस पहुंचने के बाद आसानी से नील के बॉडीगार्ड में मिल जाए और किसी को पता भी नहीं चले। और बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा शनाया ने सोचा था। शनाया और विराट साथ में नील के उस सीक्रेट रूम को ढूंढ रहे थे जिससे वो नील के अगेंस्ट सारे प्रूफ ले सके और उसको बर्बाद कर सके। पर यह काम बिल्कुल आसान नहीं था, काफी मुश्किल था। शनाया आगे की तरफ बढ़ रही थी, तभी उसे अपने सामने कई आदमी दिखे जो नील के आदमी थे। उसे देखते ही शनाया ने विराट से कहा, अंडरस्को डोंट यू वरी, हमें इन पर कहर बनकर टूटना है। फिर क्या था, दोनों तरफ से फाइटिंग शुरू हो गई और साथ ही गोलियां भी चल रही थी। पर शनाया और विराट दुश्मनों की गोलियों से बचना जानते थे, उनकी बुलेट्स वेस्ट जा रही थी। वहीं शनाया की धांसू कुंफू स्किल्स देखकर तो नील के बॉडीगार्ड भी काफी हैरान थे कि एक लड़की इतनी ज्यादा खतरनाक फाइट कैसे कर सकती है। शनाया ने एक साथ 10 लोगों को संभाला हुआ था। विराट भी काफी मेहनत कर रहा था। लड़ते हुए शनाया का विग नीचे गिर गया। ये देखकर नील के बॉडीगार्ड ने कहा, अंडरस्को ये लड़की तो नकली बाल लगाए हुई है। इस पर शनाया ने कहा, अंडरस्को यस, पर एक अफसोस की बात है। पता है क्या, तुम लोगों ने मुझे ऐसे देख लिया है इस विग के साथ, तो अब तुम लोग ये बात अपने बॉस को बताने तक जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि अब मैं तुम सबको मारने वाली हूं। वैसे भी तुम लोग एक क्रिमिनल हो जो ना जाने अब तक कितने ही लोगों को मारा होगा। इतना बोलकर शनाया ने अपनी कमर के दोनों तरफ से पिस्टल निकाली और थोड़ा घूमते हुए लगभग सारे को शूट कर दिया। शनाया ने ये इतनी जल्दी में किया था कि किसी को संभालने का मौका ही नहीं दिया। तभी उसके 3 लोगों एक साथ शनाया पर वॉर किया। शनाया बिजली की तरह थोड़ा झुककर लेफ्ट साइड हटी और ऊपर उछलते हुए सारे को अपने लात घूंसों से पस्त कर दिया। इसी बीच शनाया को भी गर्दन में काफी चोटें आ गई थी। वो अपने एक हाथ से गर्दन को पकड़कर जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी, एक आदमी ने पीछे से उसकी गर्दन में गन भिड़ा दी और बोला, अंडरस्को ए लड़की, तुम जो कोई भी हो, खुद को सरेंडर कर दो, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। ये सुनकर शनाया ने अपनी आंखें बंद की और उसी पल एक झटके से अपनी आंखें खोलते हुए पीछे से उस आदमी की गर्दन पकड़कर उसको दीवार से टकरा दिया और अपना हाथ फोल्ड करके बोली, अंडरस्को शनाया रायचंद को धमकी देने वाले कब पैदा हो गए, और उसको भी शूट कर दिया। और विराट से बोली, अंडरस्को एल सीम, हमें ऊपर वाले फ्लो पे चलना चाहिए। शनाया और विराट हर रूम को चेक कर रहे थे, पर वो अब तक उस सीक्रेट रूम तक नहीं पहुंच पाए थे। शनाया के आदमियों ने भी अपना अपना काम अच्छे से संभाला हुआ था। शनाया काफी थक चुकी थी। वो अपने ब्लूटूथ को चेक करते हुए बोली, दक्ष कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, कहीं कोई बैड न्यूज तो नहीं। तभी दक्ष कनेक्ट हो गया। दक्ष ने परेशान होते हुए कहा, अंडरस्को शनाया, अभी कुछ एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, बस तुम सबको लेकर निकलो वहां से। पर क्यों दक्ष, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम जानते हो ना हमारे लिए ये कितना जरूरी है। मैं बिल्कुल नहीं निकल रही। दक्ष ने कहा, अंडरस्को फॉर गॉड सके शनाया, निकलो वहां से। अभी दक्ष फार्म हाउस पर पहुंचने वाला होगा। वो हमारे सामने फार्म हाउस के लिए निकला है। ये सुनकर शनाया को उसका टॉर्चर याद आ गया जो नील ने उसके साथ किया था। शनाया ने झुंझलाते हुए कहा, अंडरस्को व्हाट आर यू सेइंग दक्ष? नील यहाँ क्यों आ रहा है? वो भी अचानक, ये कोई इत्तेफाक या प्री प्लान? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि उसके फार्म हाउस पर हमला हुआ है? शनाया ने कुछ सोचते हुए कहा, अंडरस्को नो मैटर व्हाट हैपेंस, लेकिन मैं यहां से बिना अपने मकसद को पूरा किए हिलूंगी नहीं। शनाया ने ब्लूटूथ के जरिए अपने सारे आदमी को इन्फॉर्म कर दिया था कि नील सिंह खुराना किसी भी वक्त यहां पहुंचने वाला है, सो बी केयरफुल। शनाया और विराट काफी तेजी से सीक्रेट रूम को तलाश कर रहे थे। तभी उसने किसी को बोलते हुए सुना, अंडरस्को बॉस पहुंच गए हैं। ये नील के आदमी थे। शनाया खुद को रिलैक्स करके अपना पूरा दिमाग अपने मकसद पे लगाए हुई थी। हालांकि वो अंदर से काफी डरी हुई थी। नील को जैसे ही पता चला कि उसके फार्म हाउस पर किसी ने हमला किया है,
उसे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कभी नील से पंगा लेने की कोशिश करे, क्योंकि उसका अंजाम क्या होता वो सबको पता था। नील ने जोसेफ से कहा, अंडर्स को पता करो किसने मुझसे टकराने की जुर्रत की है, और सारे आदमी पकड़े जाने चाहिए। वो सारे मुझे जिंदा चाहिए। डिड यू गेट दैट? जोसेफ और रूपाली यस सर बोलकर वहां से अंदर की तरफ बढ़ गए। नील मन में बोला, अंडर्स को तुम जो कोई भी हो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। कुछ ही देर में नील के एक आदमी ने उसे बताया कि बॉस, एक लड़की भी उसकी फौज में एक लड़की भी है जिसका स्काई ब्लू कलर का बाल है, और वो फाइटर है। उसने हमारे कई लोगों को धूल चाट दी। ये सुनकर नील भी अंदर की तरफ बढ़ गया। शनाया और विराट उस सीक्रेट रूम तक पहुंच चुके थे। शनाया ने सीक्रेट रूम को देखकर कहा, अंडर्स को, ओह नो विराट, इस डोर पे तो सिक्योरिटी लॉक है, डैम इट। शनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इतनी रिस्क लेकर अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी, जो कि लगभग इम्पॉसिबल था, और यहां पहुंचने के बाद उसे सिक्योरिटी लॉक देखने को मिला। विराट ने कहा, अंडर्स को अब क्या करें यार, जरूर इसका लॉक नील को पता होगा। ओह गॉड, हमने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा कि कोई भी आदमी अपनी सीक्रेट चीज बिना किसी सिक्योरिटी के नहीं रखता है। शनाया परेशान होकर यहां से वहां चक्कर लगाते हुए बोली, अंडर्स को, ओके, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। इतना बोलकर शनाया वहां पड़ा एक आयरन रॉड लेकर उस लॉक पर जैसे ही मारने वाली थी, उससे डिस्ट्रॉय करने के लिए। तभी विराट ने सामने से नील खुराना को आते हुए देखा, जिसके साथ कई सारे बॉडीगार्ड थे। नील को सामने देख विराट शनाया का हाथ पकड़ा और उसका मुंह बंद करके उसको खींचते हुए कॉलम के पीछे ले गया। इसी बीच शनाया के हाथ से रॉड गिर गया और वहां तेज आवाज हुई। शनाया ने अपने हाथों के इशारे से विराट को कहा, ये क्या है और तुमने मेरा मुंह क्यों पकड़ा हुआ है? विराट उसको सामने नील को दिखाते हुए उसका मुंह छोड़ दिया। विराट ने कहा, अंडर्स को तुम्हें बोलता तब तक नील तुम्हें देख लेता, इसलिए ऐसा करना पड़ा। शनाया, आई थिंक अब हमें यहां से निकलना चाहिए। अब कुछ नहीं कर पाएंगे। नील को अच्छी तरह पता है कि हमला चाहे किसी ने भी किया हो, पर सभी का मकसद एक ही है, इस सीक्रेट रूम तक पहुंचना, इसलिए वो यहां पहुंच गया। अब वो यहां से हिलेगा नहीं और हम उसके सामने तो इस सिक्योरिटी लॉक को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते ना। नील उस कॉलम के करीब आ चुका था जिसके पीछे ये दोनों छुपे थे, पर नील को नहीं पता था कि कोई इसके पीछे है। ये देखकर कि नील उसके बिल्कुल करीब है, शनाया और विराट डर से अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं और गहरी सांसें ले रहे थे, और काफी मुश्किल से उस कॉलम से हटे, पर जैसे ही हटे, शनाया के बूट के खट की आवाज सुनकर उन सबकी नजर उस तरफ गई, और नील ने शनाया और विराट को देख लिया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, पर शनाया को एक बात की राहत थी कि उसने अपना हुलिया चेंज किया हुआ है, तो वो उसे नहीं पहचानेगा, और ना ही विराट को। शनाया और विराट खुद को बचाने के लिए सामने की तरफ शूट करते हुए भागने लगे। नील और उसके आदमी उसकी गोली से खुद को बचा लिए और उसको फॉलो करना शुरू किया। आगे आगे शनाया और विराट, और पीछे पीछे नील के बहुत से आदमी। शनाया के आदमियों को नील के बॉडीगार्ड ने कैद कर लिया था। नील ने कहा, अंडर्स को, आज इस लड़की का आखिरी दिन है इस दुनिया में। इसने 2 बार अटैक करने की कोशिश है, गलती कर दी। सलीना के बाद ये दूसरी लड़की होगी जो मेरे हाथों से मरेगी। भागते हुए शनाया और विराट टेरेस पर पहुंच चुके थे। शनाया ने देखा कि चारों तरफ पानी था और सामने नील के बॉडीगार्ड, अब वो कहीं नहीं भाग सकती थी। एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ आग का दरिया, वो जाए तो कहां जाए। शनाया इसी सोच में थी कि वो क्या करे। वो बिना आर्यन की मौत का बदला लिए हुए बिल्कुल मरना नहीं चाहती थी। तभी वहां नील आ गया। नील को देखकर तो शनाया की सांसें डर से तेज तेज चलने लगी। पता नहीं क्यों, पर नील को देखकर शनाया काफी डर जाती थी। जब से नील ने उसे काल कोठरी में काफी देर के लिए बंद कर दिया था, तब से शनाया को नील से काफी खौफ आने लगा था। नील अपने कदम जैसे जैसे आगे बढ़ा रहा था, शनाया अपने कदम पीछे ले रही थी। इसी तरह अब शनाया रेलिंग के बिल्कुल पास आ गई थी। अब उसके पास पीछे जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। शनाया धीरे से विराट को बोली, अंडर्स को, विराट, अब कोई रास्ता नहीं है, क्या करें हम? विराट ने कहा, अंडर्स को, अब कुछ नहीं, हमें सरेंडर करना पड़ेगा। नील ने शनाया को घूरते हुए कहा, अंडर्स को, तुम जो भी हो, सरेंडर कर दो, शायद मैं तुम्हारी सजा कम कर दूं, क्योंकि तुम्हारे सारे आदमी हमारे कब्जे में है। तुम अब कुछ नहीं कर सकती, और अपने चेहरे से इस नकाब को हटाओ। देखो जरा किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे फार्म हाउस पर अटैक करने की जुर्रत कर बैठी। एपिसोड 14, जख्मी शनाया और आग बबूला नील।
नील की बात सुनकर शनाया मन में बोली, अंडस को इसके आगे सरेंडर करना मतलब हार मानना होगा, और शनाया रायचंद कभी हार नहीं मानती। जब तक जिंदा है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। इतनी मुसीबत में आ जाने के बाद भी शनाया का कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ था। हालांकि वो नील से थोड़ा डरती थी, पर इसके अंदर इश्क की आग जल रही थी, और उस आग के सामने तो कोई भी मुसीबत छोटी ही थी। शनाया ने विराट को आंखों के इशारे से कुछ कहा, जो विराट अच्छी तरह समझ गया। नील शनाया की तरफ बढ़ा रहा था, जिसे देखकर शनाया की आंखों में जोश और भी बढ़ता जा रहा था। नील जैसे ही शनाया के बिल्कुल करीब आकर उसको पकड़ना चाहा, ठीक उसी पल शनाया विराट का हाथ पकड़कर एक झटके से रेलिंग के नीचे कूद गई। नील ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, अंडर्स को शूट देम। नील का ऑर्डर मिलते ही उसके बॉडीगार्ड शनाया और विराट की तरफ शूट करना स्टार्ट कर दिए, जो तेज हवाओं के साथ नीचे गिरते जा रहे थे। तभी एक गोली शनाया के पीठ में लगी, उसकी जुबान से तेज आह निकली, और विराट के कंधों को छूती हुई गोली बाहर निकल गई। उसी पल शनाया और विराट दोनों समुद्र में गिरे। शनाया और विराट दोनों स्विमिंग अच्छी तरह जानते थे। शनाया तो स्विमिंग में कई मेडल्स भी जीत चुकी थी। पीठ में गोली लगने के बावजूद शनाया हिम्मत करके स्विमिंग कर रही थी। विराट को शनाया जितनी तकलीफ तो नहीं थी, क्योंकि गोली उसके कंधों को छूकर निकल गई थी। समुद्र काफी गहरा और विशाल था, पर शनाया खुद को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ रही थी। वो अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए मन में बोली, हिम्मत कर शनाया, हिम्मत कर, तुझे अभी इससे भी ज्यादा मुश्किल टाइम देखना है। तू एक गोली लगने की वजह से हिम्मत नहीं हार सकती, तेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। तुझे जिंदा रहना होगा, तुझे आर्यन के कातिल से बदला लेना है, तुम मर नहीं सकती। स्विमिंग करते हुए शनाया और विराट काफी आगे निकल चुके थे। इधर नील अपने उन आदमियों को सजा दिलवा रहा था, जिसकी गैर जिम्मेदारी की वजह से उसके दुश्मन पार्टी के लोग फार्म हाउस के अंदर घुस गए थे। साथ ही शनाया के आदमियों को भी काफी बुरी तरह धोया जा रहा था। जो 20 आदमियों को उसने लाया था, उसको नील के बॉडीगार्ड ने पकड़ लिए थे। जोसेफ ने नील के पास आकर कहा, अंडर्स को बॉस, उस लड़की ने जितने आदमियों को लेकर आई थी, उसमें से 3 लोग थर्ड डिग्री की वजह से मर चुके हैं। जोसेफ की बात सुनकर नील ने सख्त नजरों से उससे देखा तो जोसेफ ने जल्दी से कहा, अंडर्स को सर, बाकी 17 लोग अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि मर जाएंगे, मगर अपना मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो लोग अपनी लेडी बॉस के लॉयल है, और कह रहे थे कि उसको नई जिंदगी देने वाली उसकी वही लेडी बॉस थी, तो वो उसके लिए हंसते हंसते अपनी जान दे देंगे। नील ने कहा, अंडर्स को ओके, इनकी सजाएं बढ़ाई जाए। इतना बोलकर नील ने रूपाली को देखकर बोला, अंडर्स को, ये तुम्हारा काम है कि ये न्यूज बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर मीडिया तक ये खबर पहुंच भी गई, तो उसके मुंह पर पैसे मारो, पर ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो तुम्हें पता है आगे क्या करना है। रूपाली ने कहा, अंडर्स को ओके बॉस, आई विल मैनेज एवरीथिंग। नील वहां से उठा और गॉगल लगाते हुए वहां से निकल गया। नील को यही लग रहा था कि वो दोनों मर चुके होंगे, क्योंकि इतने गहरे समुद्र को पार करना किसी के बस का नहीं था, और वो भी तब जब उन्हें गोली लगी हो। काफी मशक्कत के बाद शनाया और विराट काफी दूर निकल आए थे, पर शनाया की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। हालांकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, फिर भी अब धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी थी। वो अपनी आंखों को चीरते हुए खोलकर स्विमिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। विराट की हालत शनाया से ठीक थी। उसने देखा कि शनाया अब सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तभी उसने देखा कि कुछ लोग एक नाव पर सवार होकर उस तरफ से गुजर रहे थे। विराट शनाया को संभालते हुए उस नाव सवारों को इशारे करता है। ये काफी मुश्किल वक्त था शनाया और विराट दोनों के लिए। नाव पर सवार लोगों ने जब ये देखा तो उन्हें समझ में आ चुका था कि इन दोनों के साथ कोई हादसा हुआ है, तभी इस हालत में है। वो लोग काफी ज्यादा काइंड पर्सन थे। वो तुरंत विराट की तरफ बढ़े और लगभग सारे नाव सवारों ने विराट और शनाया की जल्दी जल्दी मदद में जुट गए। काफी मुश्किल से शनाया को उस नाव में बैठाया गया। वो अपनी आंखें जबरदस्ती खोलकर रखी थी ताकि कुछ बुरा ना हो। काफी मुश्किलों के बाद शनाया और विराट दोनों उन नाव सवारों के साथ नाव में बैठ गए। शनाया बेहोश होने लगी थी। उन नाव सवारों में से उनके हेड ने विराट को देखकर कहा, अंडर्स को एक बात बताओ, ये लड़की तुम्हारी कौन है और इसको किसने गोली मारी है, और ये सब क्या माजरा है। नाव सवार हेड को ये बात काफी अजीब लग रही थी कि कैसे इन्हें गोली लगी और ये इतने गहरे समुद्र में थे, और लगभग इनकी जान जाने ही वाली थी अगर वो उसे मदद नहीं करते।
विराट ने कहा अंडरस्को वो एक्चुअली ये मेरी दोस्त है और हमारे एक दुश्मनों ने इसे गोली मारकर समुद्र में फेंक दिया। उसने मुझे भी गोली मारी लेकिन गोली मेरे शोल्डर को छूते हुए निकल गई। उस हेड ने फिर से कहा अंडरस्को किस आदमी ने गोली मारी और क्यों गोली मारी, कोई तो वजह होगी, क्योंकि जितना मैं जानता हूं कोई किसी को ऐसे ही तो गोली नहीं मारता ना। उस हेड की ये बात सुनकर विराट को कुछ अजीब सा फील हुआ, जैसे वो उससे तफ्तीश कर रहा था। विराट कुछ सोचते हुए बोला, एक्चुअली हम लोग अपने बोट पर थे, हम समुद्र की सैर करने आए थे, तभी हमारे किसी दुश्मनों ने उस पर अटैक कर दिया। हमें नहीं पता कि वो लोग कौन थे, शायद कोई गुंडे थे। उसने हमारे पास से सारे पैसे भी लूट लिए और विरोध करने पर हमें शूट कर दिया। विराट ने मन में कहा अंडरस्को अच्छा हुआ मैंने इसे सच नहीं बताया, हो सकता है ये नील सिंह खुराना को जानता हो और सच जानकर हमारी मदद करने के बजाय हमें उस माफिया के हवाले कर दे। विराट ने देखा कि शनाया की हालात और भी बिगड़ती ही जा रही थी। उसने नाव के हेड से कहा अंडरस्को देखिए जरा इसकी तबीयत बिगड़ रही है, प्लीज हमें जल्दी से समुद्र के बाहर पहुंचा दीजिए ताकि मैं इसे हॉस्पिटल ले जा सकूं। विराट शनाया के हाथ को पकड़कर उसको जगाने की कोशिश कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद नाव समुद्र के किनारे आ चुका था। विराट शनाया को अपनी गोद में उठा लेता है और नाव से बाहर लेकर आ जाता है। शनाया होश में ही नहीं थी। विराट उसको जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर शनाया को एग्जामिन करने में लगे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने विराट से कहा अंडरस्को क्या इनके साथ आप हैं? हाँ मैं इनके साथ आया हूं। इस पर डॉक्टर ने विराट से कहा हमें अभी इनका ऑपरेशन करना होगा क्योंकि इनकी बॉडी से अब तक बुलेट बाहर नहीं निकली है और खून काफी बह चुका है। विराट ने फॉर्म भर दिए थे और साथ ही किसी स्ट्रेंजर का फोन लेकर दक्ष को कॉल भी कर दी थी ताकि वो पैसे भेज सके, क्योंकि शनाया या विराट किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं था। उनका क्रेडिट कार्ड घर पर ही था। दक्ष ने विराट की कॉल आते ही उससे डॉक्टर का डिटेल्स लेकर ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था ताकि शनाया का इलाज जल्द शुरू कराया जा सके। दक्ष उसी वक्त विराट से लोकेशन पता करके चौपर से रवाना हो चुका था। वो जल्द से जल्द शनाया और विराट के पास पहुंचना चाहता था। नील अभी भी अपने समुद्री फार्म हाउस पर ही था। वो किसी का वेट कर रहा था। उसने सबको सजा दिलवाई थी जिसने भी लापरवाही की थी। कुछ देर बाद वही नाव सवार नील के पास पहुंचे। नील जो अपनी बोट के टॉप फ्लोर पर समुद्र की लहरों को देख रहा था, उसके एक्सप्रेशन काफी सख्त थे। नील को देखकर उस नाव के हेड ने कहा अंडरस्को सॉरी बॉस थोड़ा लेट हो गया, असल में एक लोग की मदद करना पड़ा। असल में उस लड़की और लड़का दोनों को गोली लगी थी और वो दोनों समुद्र में तैर रहे थे, बस डूबने ही वाले थे कि तभी मैं वहां पहुंचा और उसको अपनी नाव में बैठाकर समुद्र से बाहर रिहायशी इलाके में पहुंचा दिया। उस आदमी की बात सुनकर नील की आंखें और भी सख्त हो गई। नील तुरंत समझ गया कि वो उसी लड़की और एक लड़के की बात कर रहा है जो उसकी फार्म हाउस में घुसे थे। शायद वो उसकी गोली खाकर भी बच गए। नील गुस्से से आग बबूला था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और बिना नाव सवार को देखे ही उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मार दिया। नील के हार्ड हाथ उसके मुंह पर लगते ही वो नाव सवार टॉप फ्लो के रेलिंग पर लटक गया। एपिसोड 15 आई एम शो बॉस शनाया वही लड़की है। नील के इस एक्शन से वो नाव सवार सरप्राइज और कंफ्यूज्ड था कि आखिर उसके बॉस ने उसे जिसका नाम रघु था उसे क्यों मारा, और अभी तक कोई वजह भी नहीं बताई है। पर नील का असिस्टेंट जोसेफ सब समझ गया था जो नील ने समझा था। नील ने पूरे 5 मिनट तक रघु को अपने बॉडीगार्ड से पिटवाया और फिर जोसेफ को ऑर्डर दिया अंडरस्को रघु के साथ अपने 10 बॉडीगार्ड भेजो और उससे कहो कि उस एरिया के सारे हॉस्पिटल में उन दोनों को तलाश करें और जिंदा मेरे सामने लाए। उन दोनों को गोली लगी है, आई एम श्योर वो दोनों अब भी वहीं होगी। रघु को इसलिए भेजा था ताकि वो उसे वो एरिया दिखाए जहां उसने उन दोनों को ड्रॉप किया है। रघु के वहां से जाने के बाद नील ने जोसेफ से कहा रूपाली को कॉल करो और अपडेट पता करो, किसी भी कीमत पर ये न्यूज इस एरिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। नील अपनी बोट के टॉप फ्लोर पे सोफे पे बैठा था। उसके सामने लैपटॉप रखा था जिसमें शनाया की फोटो थी। नील शनाया को काफी गौर से देख रहा था, जैसे कुछ ऑब्जर्व कर रहा हो। कुछ देर बाद वो जोसेफ को देखा तो जोसेफ हरकत में आते हुए बोला अंडरस्को यस बॉस आई एम श्योर जिस लड़की ने इस फार्म हाउस पर अटैक किया था वो यही है, शनाया रायचंद। डेफिनेटली इसने विग पहनी हुई है और आंखों में लेंसेज पहने हैं। जोसेफ भी शनाया को काफी ध्यान से देख रहा था। नील ने कहा अंडरस्को ओके, अगर ये सच है तो जल्द पता चल जाएगा।
उस लड़की को गोली लगी है तो मतलब शनाया को भी लगी होनी चाहिए। इसी से वो पकड़ी जाएगी। और इस बार उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नील ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, अंडरस्कोर जस्ट वेट एंड वॉट, तुम्हें मेरी पिस्टल से कोई नहीं बचा सकता। जोसेफ ने कहा, अंडरस्कोर बॉस, सोचने वाली तो ये बात है कि वो तो खुद काफी एपिसोड है। आलोक रायचंद की बेटी है, जो कि एक बिलियनर थे। भले ही वो अब जिंदा नहीं है, बट उनकी इतनी जायदाद, प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस जरूर होगा, जिससे उनकी पूरी फैमिली एक लग्जूरियस लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। फिर वो आपको बर्बाद करके आपका सब कुछ क्यों लेना चाहेगी? नील ने कहा, अंडरस्कोर इस बात का पता तुम करो, मुझे कल इसका अपडेट चाहिए। नील एक बार फिर से लैपटॉप में शनाया को देखा। उसकी नजर उसकी आंखों पर गई, जो काफी कुछ बयां कर रही थी, जिसमें जुनून, सुकून, शांति और शिद्दत सब कुछ दिख रहा था। पर साथ ही एक अनजाना सा एहसास भी नील को महसूस होता है, जैसे कुछ तो खास है इस लड़की ने। नील की नजर शनाया की लोअर बॉडी पे गई। उसने हॉट पैंट पहनी हुई थी, वो भी काफी छोटा सा। ये देखकर नील को गुस्सा आ गया। वो एक झटके में अपने लैपटॉप को बंद किया और गुस्से में समुद्र में फेंक दिया। नील को इतने छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऐसी लड़कियों के बारे में नील का ख्याल था कि वो लड़कों को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। इसकी भी वजह नील के पास्ट से जुड़ी थी, जिसकी वजह से उसकी सोच ऐसी थी। नील रेलिंग पर हाथ रखकर कुछ सोच रहा था। इस वक्त वो हद से ज्यादा डैशिंग लग रहा था। उसके फीचर, उसके बाल और उसकी बॉडी सब परफेक्ट थी। वो किसी हीरो से भी ज्यादा चार्मिंग था। यही वजह है कि काफी लड़कियां उसके चक्कर में अब तक अपनी जान गंवा बैठी थी। पर इसमें नील की कोई गलती नहीं थी। वो लड़कियां एक तरफा प्यार में ऐसे करती थी। नील को तो कुछ पता नहीं होता था कि उसे किसी लड़की ने कब देखा, कहां देखा और कहां नहीं। दूसरी तरफ दक्ष उस एरिया में पहुंच चुका था जहां शनाया और विराट थे, और दक्ष ने शनाया को अपना खून दिया था। शनाया को अभी अभी होश आया था। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने दक्ष और विराट बैठे थे। शनाया ने धीरे से कहा, अंडरस्कोर, क्या मैं जिंदा हूं? मैं इससे आगे उसे बोलने में तकलीफ हो रही थी। ये देखकर दक्ष ने कहा, अंडरस्कोर, हाँ शनाया, तुम जिंदा हो और खतरे से बाहर हो। जल्द ठीक हो जाओगी। आखिर मैंने तुम्हें खून दिया है। इतने ताकतवर आदमी का खून है तुम्हारी बॉडी में, ठीक कैसे नहीं होती? दक्ष ने ये सब शनाया को चिल करने के लिए कहा था। शनाया ने आगे कुछ नहीं कहा। दक्ष और विराट उसका मूड फ्रेश करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी उसे किसी की जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगी। काफी तेज और अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई तोड़फाड़ कर रहा हो। विराट ने कहा, अंडरस्कोर, डोंट वरी, मैं देखता हूं। विराट जैसे ही हॉस्पिटल रूम से बाहर निकला, सामने रघु को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो समझ चुका था कि कोई तो बड़ा मसला जरूर है, तभी ये नाव सवार यहां हॉस्पिटल में है। और उसके साथ ये ब्लैक यूनिफॉर्म वाले आदमी क्या कर रहे हैं? माना कि उस आदमी ने काफी हेल्प की थी हॉस्पिटल पहुंचने में, पर वो यहाँ क्या कर रहा है? अगर उसे इन दोनों से मिलना होता तो वो उसी टाइम उसके साथ हॉस्पिटल आता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो वहां से जा चुका था। विराट जल्दी से रूम में गया और शनाया और दक्ष को सारी बातें बता दी। ये सुनकर वो दोनों को कुछ गलत होने की आशंका हुई। शनाया जल्दी से उठ बैठी, हालांकि उसको अभी भी पीठ में काफी दर्द महसूस हो रहा था, जहां नील के आदमियों ने गोली मारी थी। शनाया ने कहा, अंडरस्कोर, हमें दूसरे दरवाजे से यहां से निकलना होगा, वरना हम पकड़े जाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। दक्ष ने कहा, अंडरस्कोर, पर शनाया, हम कैसे भागेंगे? यहां से हमारी कार बाहर खड़ी है, और हम दूसरे दरवाजे से भी जाएंगे तो हमें एंट्रांस से गुजरना ही पड़ेगा। क्या करे अब? विराट ने कहा, अंडरस्कोर। वो तीनों टेंशन में इधर से उधर घूम रहे थे। वहीं नील के आदमी रघु के साथ हर रूम में गेट पर लात मारते हुए घुस जा रहा था, ताकि वो इस बार भाग ना सके, और एक एक करके सारे रूम में शनाया को चेक कर रहे थे। शनाया ने कहा, अंडरस्कोर, एक आइडिया है मेरे पास। ये सुनकर दक्ष और विराट को एक उम्मीद दिखी। शनाया ने दोबारा से कहा, अंडरस्कोर, एक काम करती हूं, मैं नॉर्मल पेशेंट की तरह रूम से बाहर जाती हूं। मैं और विराट नॉर्मल पेशेंट की तरह रूम से बाहर जा रहे हैं। अगर उन लोगों ने हमें साथ देख लिया तो पहचान जाएगा। और दक्ष, तुम वॉशरूम में छुप जाओ। जैसे ही वो रूम में आएंगे तुम दूसरे दरवाजे से निकलकर टेरेस पर चले जाना, और वहां से कूदकर हमारी कार में आ जाना। मैं थोड़ी दूर जाकर टेरेस के पास कार लेकर आऊंगी। ये सुनकर दक्ष उसको हैरानी से देख रहा था। दक्ष ने कहा, अंडरस्कोर, नहीं शनाया, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता। तुम्हें उसने पकड़ लिया तो मैं रिस्क नहीं ले सकता।
शनाया ने फिर से कहा अंडरस्को प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, वो हमें कभी नहीं पहचानेंगे क्योंकि उस टाइम मैंने विग लेंसेज पहने थे और हमारे फेस फुल कवर थे और अब मैं अपने हुलिये में हूँ, लुक एट मी, और सेम विराट भी, उसके फेस भी कवर थे। ये सुनकर दक्ष ने कहा अंडरस्को ओके शो यू बोथ कैन गो, आई विल मैनेज बाय माई सेल्फ, ओके गो नाउ। इतना बोलकर वो तीनों अपनी अपनी जगह चले गए। शनाया हॉस्पिटल रूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि ब्लैक यूनिफॉर्म में सारे नील के बॉडीगार्ड थे। शनाया को कंफर्म हो चुका था कि जिस नाव सवार से दक्ष ने मदद ली थी वो जरूर नील का ही आदमी होगा। शनाया ने नील के बॉडीगार्ड को देखकर मन में कहा अंडरस्को ये वही बॉडीगार्ड हैं जो हमें उस सीक्रेट लॉकर तक पहुंचने में काफी प्रॉब्लम क्रिएट की थी, वरना जब नील वहां पहुंचता मैं अपना काम करके वहां से निकल चुकी होती। शनाया का मन कर रहा था कि वो इस सारे बॉडीगार्ड पर एक बार अपना कुंग फू स्किल्स आजमा ले, उसे थोड़ा सुकून मिल जाता। पर ये हॉस्पिटल था और वो अभी खुद काफी वीक हो गई थी, अभी वो ऐसा नहीं कर सकती थी। शनाया अभी अपने अंदाज में थी और विराट भी, पर वो दोनों अलग अलग जगह से गुजर रहे थे ताकि उसे शक नहीं हो। कुछ ही देर में वो तीनों अपनी कार से वहां से जा चुके थे। शनाया ने कहा अंडरस्को दक्ष प्लीज मुझे घर ले चलो, मुझे अपने घर जाना है, इस एरिया में अजीब फील हो रहा है और हाँ हमें इस एरिया में काफी खतरा है, नील के आदमी इस पूरे एरिया में खाक तक छान देंगे हमें ढूंढने के लिए, जितनी जल्दी हो सके हमें इस एरिया से निकल जाना चाहिए। दक्ष ने कहा अंडरस्को 1 घंटे में हम घर पहुंच चुके होंगे, डोंट वरी आई एम विथ यू। शनाया ने हाँ में अपना सर हिला दिया। शनाया को याद आया कि आज शाम तो अनुष्का इंडिया आने वाली है, उसे उसको पिक करने भी जाना है। शनाया ने विराट को कहा अंडरस्को एक काम करो, तुम मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो। सो डियर फ्रेंड्स गेस कीजिए आगे क्या होने वाला है और हमें कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको ये एपिसोड। देखते रहिए एसके नॉवल लव स्टोरी।